नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। लीगली अगर हम बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम अवेयर नहीं हैं, समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते कि क्या चीज़ कब होनी चाहिए, हमें जो है लीगली क्या चीज़ें प्रोसेस करनी चाहिए। कुछ ऐसा ही एक इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यू आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। आज हमारे साथ एडवोकेट सपना मलिक मौजूद है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। उनसे हम कुछ बातें जानेंगे। अगर आपके भी कुछ डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं या इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में लिखें कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको नहीं समझ आ रहा कि लीगल वे में वो कैसे होना चाहिए, तो आप हमारे थ्रू जो है आप ज़रूर कनेक्ट करें सपना मलिक जी से। तो आइए बात करते हैं सपना मैम से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सपना जी, सबसे पहले जो है हमारे दर्शक आपका प्रोफाइल जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आप एडवोकेट हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लोग नहीं समझ पाते कि हम किसके पास कब जाएं। आपका जो एग्जैक्ट प्रोफाइल है वो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, दैट यू आर डीलिंग इन क्रिमिनल, सिविल और व्हाट। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी। इनिशियली इट्स बीन मोर देन 20 इयर्स नाउ। एंड फर्स्ट केस जो हमारा था वो देवी गौड़ा एक्स प्राइम मिनिस्टर का केस था, विच वी वर हैंडलिंग इन सुप्रीम कोर्ट। एंड बहुत सारे केसेस किए हैं हमने, महाराजा रणजीत सिंह गायकवाड़ के भी किए हैं। और अभी हम लोग सारे केसेस करते हैं, सिविल, क्रिमिनल, कॉर्पोरेट, लेबर। सो एक लॉयर एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लॉ तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं रख सकता अपने आप को, तो हम सारे ही केसेस करते हैं। बट मेजरली मैट्रिमोनियल केसेस और सिविल डिस्प्यूट्स, मतलब कमर्शियल बिजनेस डिस्प्यूट सबसे ज़्यादा आजकल हो रहे हैं ज़्यादातर सोसाइटी में। विमेंस की अगर हम बात करें, अगर हम ऐसे लीगल केसेस में कभी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो थोड़ा सा ये रहता है, डर भी रहता है, या फिर हम कहें कि धमकियाँ आने का भी रहता है। तो कितने गट्स रखने पड़ते हैं टू बी लाइक वुमेन, और साथ में एडवोकेट, कैसे रहता है लाइफ का आपका सिस्टम? सो आई थिंक एज एन एडवोकेट वो जो स्ट्रेंथ है और वो मतलब फंडामेंटल राइट्स हमारे, हमें इतना सब मतलब इट गिव्स हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, एवरी सिटीजन हैज़ दोज राइट्स। तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी वुमेन को डरने की ज़रूरत है। एंड एज अ लॉयर तो वो हमारे अंदर इनबिल्ट होता है। आई थिंक दैट इज़ इनबिल्ट इंस्टिंक्ट दैट बिकॉज वी आर वर्किंग, वी वांट द गुड ऑफ द सोसाइटी। एंड हम लीगली सबको कैसे मतलब न्याय दिला सके, मेजरली हमारा यही मोटिव और एम होता है। तो ये गट्स आई थिंक किसी हर लॉयर में अपने आप ही आ जाता है, विच इज़ इनबिल्ट इंस्टिंक्ट। जो हम मैट्रिमोनी की बात करते हैं, तो जब हम प्रॉपरली हम शुरुआत से शुरू करते हैं कि जब हम कोर्ट में जाते हैं मैरिज के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें रिक्वायर्ड होते हैं, किस तरीके से हमें अप्लाई करना होता है, एक इन्फॉर्मेशनल जो है हम पूरा जानना चाहेंगे। अगर आप लोगों को भी कुछ क्वेरी है तो नीचे आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। जी मैम, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है? तो अगर आपको कोर्ट मैरिज करनी है तो आपको 1 मंथ पहले, प्रायर 1 मंथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से, SDM कोर्ट में। और फिर आपकी कोर्ट मैरिज रजिस्टर होती है जिसमें विटनेसेस होते हैं, आपके 2 विटनेस चाहिए होते हैं, विच आर योर ब्लड रिलेशंस। फिर आपके 10th पास सर्टिफिकेट, बिकॉज एज सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसमें, तो प्रॉपर एज सर्टिफिकेट, योर आधार कार्ड, 2 ID प्रूफ्स आर रिक्वायर्ड। एंड आपकी शादी फिर रजिस्टर हो जाती है, जो भी आपको प्रिस्क्राइब्ड डेट दी जाती है। और आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि आप आर्य समाज मंदिर में, या आपकी सोशल वेडिंग हो गई है, उसके बाद आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए SDM कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और आजकल अगर हम बात करें वायलेंस की, और पूरे इंडिया में तो काफ़ी सारे केसेस सामने आते हैं, पर गुरुग्राम में अगर बात करें, जहां पर हम अभी बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा केस है जो वो बढ़ते जा रहे हैं। वायलेंस की बात करें, डिवोर्सेस की बात करें, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द मेन इशू इन दिस, कि क्यों हमारे समाज में ये सारी चीज़ें हो रही है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद दिस? तो आई थिंक बहुत अवेयरनेस बढ़ गई है, इसीलिए एंड वुमेन हैव स्टार्टेड वर्किंग, दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नाउ डेज। तो वो कोई, दे डोंट वांट टू टेक एनी नॉनसेंस। मतलब पहले था कि भाई कैसे समाज में कैसे जाएंगे, उसके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं होता था, बट नाउ ऑल द गर्ल्स आर वर्किंग। तो वो उनको वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की वजह से दे डोंट वांट टू टेक एनी नॉनसेंस, एंड इसी वजह से मतलब डिवोर्स मेजरली हो रहे हैं। बट आई वुड रादर सजेस्ट, मतलब लॉयर्स और जजेस
और हमारे फैमिली कोर्ट्स का भी सबसे ज़्यादा फोकस उस पर रहता है कि कोई भी शादी टूटे नहीं। पहले हम यही कोशिश करते हैं कि रिकंसाइल करके सेटल किया जाए मैटर को और दोनों साथ में रहें, एंड इफ देयर इज़ अ चाइल्ड तो फिर बहुत ही ज़्यादा हमारा ये फोकस रहता है। बट अदरवाइज लगता है अगर कि आपका नहीं चल रहा है शादी साथ में और रोज़ रोज़ लड़ाइयाँ हो रही हैं और ये सब हो रहा है और मतलब यू आर नॉट इन अ गुड सिचुएशन, इट्स द मैरिज हैज़ बिकम बिल्कुल ही उसमें कोई रिलेशन में कुछ आपका बचा ही नहीं है, तो फिर आई थिंक वो आपको क्लोज, इट्स बेटर टू गो अहेड एंड टेक डिवोर्स। और उसमें कस्टडी का भी मेन इशू आता है कि कस्टडी के लिए क्या प्रेफरेंस रहती है कि मदर के पास जाएगा चाइल्ड या फिर जो है अपने फादर के साथ रहेगा, क्या मतलब मेजरली लॉ क्या कहता है? तो लॉ ये कहता है कि बच्चा जो 5 इयर्स से कम एज का है, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, जी 5 इयर्स से कम एज का बच्चा मदर को ही मिलता है, और 5 इयर्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस में फादर को मिल सकता है कि अगर मदर इज नॉट मतलब मेंटली फिट, या फिर वो इतना अर्न नहीं कर पा रही हैं एंड मतलब शी इज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड प्रॉपर्ली, देयर इज नोबडी टू लुक आफ्टर, कोई बच्चे का ध्यान नहीं रख सकता है, तो उस स्पेशल केसेस में कोर्ट्स फादर को भी कस्टडी दे देते हैं। बट 5 इयर्स के बाद एज पर हिंदू मैरिज एक्ट फादर भी कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेजरली मदर को ही वैसे प्रेफर किया जाता है, गर्ल चाइल्ड का तो मेजरली मदर को ही दिया जाता है कस्टडी। अगर स्टार्टअप में अगर हम बात करें कि अगर बच्चा 1-2 साल का है एंड देन फादर मदर का डिवोर्स हो जाता है और उसके कुछ समय बाद अगर फादर को लगे कि 5-6 साल बाद वो कहे कि नहीं मुझे दोबारा से कस्टडी का केस डालना है, सो इज़ इट वैलिड इन लॉ? तो अगर आपने म्यूचुअल डिवोर्स लिया है तो कोई भी पार्टी एक दूसरे के ऊपर दूसरा कोई भी मतलब उस अगर वहाँ पे, क्योंकि म्यूचुअल डिवोर्स में कस्टडी और ये सब डिसाइड होगा बिकॉज द कोर्ट्स आर मेजरली कंसर्न्ड अबाउट द वेलबींग ऑफ द चाइल्ड। तो अगर वो फाइनली डिसाइड हो गया कि परमानेंट कस्टडी रिमेन्स विद द फादर और द मदर एंड द अदर पेरेंट विल हैव अ विजिटिंग राइट, तो वो मिल सकता है, जा सकते हैं, हॉलीडेज के लिए ले जा सकते हैं। बट अगर वो वहाँ पे ओपन छोड़ा गया है एंड इट इज अ कंटेस्टेड केस और आप फादर को मिल गई है कस्टडी या मदर को मिल गई है, तो दूसरी पार्टी कोई भी अप्रोच कर सकती है दोबारा से कस्टडी के लिए, एंड आफ्टर 18 इयर्स इट इज व्हेन द चाइल्ड बिकम्स मेजर फिर इट इज अप टू द चाइल्ड वेयरएवर ही वांट्स टू स्टे विद द मदर और विद द फादर। ओके, और वायलेंस की अगर बात करें हम तो वायलेंस में वुमेन्स काफ़ी ज़्यादा डरती हैं आज की डेट में। कि अगर हम बात करें, हम कहते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, वुमेन्स बहुत आगे बढ़ चुकी है, बट आज की डेट में भी अगर हम देखें बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि वो वायलेंस सहती हैं। तो उस केस में अगर उनको कुछ नहीं समझ आता या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या इन्फॉर्मेशन उनको स्टार्टअप से देना चाहेंगे कि वो क्या करें कि वो इस वायलेंस को जो है रोक पाएँ? तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि देयर इज़ एन एक्ट विच इज़ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फॉर वुमेन, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, और वो खाली शादीशुदा लेडीज़ के लिए नहीं है, वो लिव इन में भी जो रह रही हैं या किसी भी लेडी के लिए, मतलब इट इज़ फॉर वुमेन। सो एनी वुमेन वेयर एवर शी इज़, अगर उसको मतलब शी इज़ गोइंग थ्रू और शी इज़ सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ वायलेंस, तो वो सबसे पहले तो निकल कर या तो कोई पुलिस कंप्लेंट करें या फिर अपने जाकर किसी काउंसिल से मिलें, किसी फ्रेंड को के थ्रू, किसी के थ्रू अप्रोच करें। सबसे पहले उनको खुद ये हिम्मत लानी पड़ेगी कि वो जाकर बाहर ये बात बोलें और वो सहे नहीं ये, बिकॉज कोई किसी को भी आई थिंक वायलेंस सहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज शी हैज़ इक्वल राइट्स एंड शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन। तो इन ह्यूमन बिहेवियर किसी का भी दूसरे का सहन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और आपको पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए या तो जाकर, या फिर एक आपको लॉयर से मिलना चाहिए, नहीं तो आपको अपनी फैमिली में एटलीस्ट अप्रोच करके अपनी फैमिली और आपको आपके साथ जहाँ वायलेंस हो रहा है आप पहले सबसे पहले कोशिश करिए कि वहाँ से आप निकल सकें। जी, आजकल अगर हम बात करें, कुछ चीज़ें हम कहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा क्लियर आउट या बाहर आ रही हैं कि अगर हम पूरे देश में बात करें जो सबसे ज़्यादा रेप है वुमेन के, वो उन्हीं के हस्बैंड के द्वारा किए जा रहे हैं। सो इज़ इट अ ट्रू थिंग? और इस केस में अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करे एक वुमेन? तो देखिए, लॉ तो बना हुआ है मैरिटल रेप और या फिर मैरिटल रेप, या मतलब दैट्स आल्सो क्रुएलिटी, वन काइंड ऑफ, मतलब डिवोर्स के लिए आप क्रुएलिटी में
उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फिर उसका आप MLC भी करवा सकते हो। अगर आपका कोई ब्रूटल, इफ़ योर हस्बैंड इज़ ओनली ब्रूटली बीइंग इंटीमेट विद यू, तो आप उसके लिए पुलिस कंप्लेंट्स दे सकते हो। देयर कैन बी एन एविडेंस, आप मेडिकल इंस्पेक्शन करा सकते हो। और उसके बाद आप डिवोर्स भी अंडर प्रोएलिटी डाल सकते हो। बट देयर इज मतलब स्पेसिफिक IPC में मैरिटल रेप का कोई सेक्शन नहीं है। तो रादर यू वुड गो फॉर अ डिवोर्स अंडर क्रुएलिटी। तो आज की डेट में जो है म्यूचुअल डिवोर्स के ऊपर लोग ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। इसका रीज़न ये भी कहा जा सकता है कि जो डिवोर्स है पहले काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलता था। इज इट थिंग कि मतलब आज की डेट में अगर बात करें, लोग बाहर ही सॉर्टेड करते हैं और देन दे विल पुट अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ फाइल। तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि कोर्ट्स जो हैं काफ़ी एक्सपीडाइट कर चुके हैं आजकल। मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ही अपने आप में बहुत एक्सपीडाइट हो चुकी हैं, तो इतना टाइम नहीं लगता जी। सो कोर्ट्स भी अब हो नहीं रहे हैं। कोर्ट्स भी मतलब आपको भी पता होगा वर्चुअली भी हियरिंग होती है। और तो कोर्ट्स भी एक्सपीडाइट कर चुके हैं। कंटेस्टेड मैटर्स भी बहुत लंबे नहीं चलते हैं। बट म्यूचुअल डिवोर्स बेटर होता है, बिकॉज म्यूचुअल डिवोर्स में एक तो आप एक दूसरे के ऊपर मतलब यू डोंट वॉश डर्टी लिनन इन पब्लिक, और एक दूसरे को डिफेम नहीं कर रहे होते हो। और आपका जो भी मतलब ऑलरेडी खराब हुआ रिलेशन है और आप उसमें और ज़्यादा कुछ भी और ज़्यादा एग्रावेट नहीं होता है एटलीस्ट। एंड पीसफुली आप अगर कर लें, टर्म्स कंडीशन अगर डिसाइड कर लें, तो म्यूचुअल डिवोर्स इवन द जजेस एज वेल एज द लॉयर्स एडवाइस कि भाई आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए आ जाइए, उसी में आप टर्म्स कंडीशन डिसाइड कर लीजिए। लेकिन उसमें कोर्ट आपकी कोई हेल्प नहीं करते हैं टर्म्स कंडीशन डिसाइड करने में। म्यूचुअल डिवोर्स में आपके लॉयर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप अपने लॉयर्स से हेल्प ले सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, और उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं टर्म्स कंडीशन, एंड देन यू कैन गो हेड फॉर म्यूचुअल डिवोर्स विच इज़ वेरी इजी, जल्दी हो जाता है। पहले 6 महीने में होता था, अब वेवर भी, कूलिंग ऑफ पीरियड एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गया है, तो आप 1 से 1.5 महीने में डिवोर्स ले सकते हैं। सपना जी, कोई आपकी लाइफ का कोई ऐसा केस आपके सामने आया हो, अगर हम क्रिमिनल की बात करें, सिविल की बात करें, या फिर मैट्रिमोनी की बात करें, कोई ऐसा केस आया हो जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो कि हाँ मैं सही फील्ड में हूँ, मुझे यही करना था? हाँ, ऐसा केस आया है मेरे पास। मतलब मैं नाम तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सब कॉन्फिडेंशियल होते हैं केसेस। बट देयर वाज अ केस मतलब वेयर आई फेल्ट कि आई थिंक उसके लिए भी कुछ लॉ ऐसा होना चाहिए, ऑल्दो IPC में हैं सेक्शंस। तो देयर वाज अ केस जिसमें कि एक लेडी थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, एंड बिकॉज वो फिनेंशियली, उनके 3 बच्चे थे, फिनेंशियली वो बिल्कुल भी वेल ऑफ नहीं थी, तो वो निकल नहीं पाई, उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि हर लेडी को सबसे पहले अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ही ज़रूरी है हर किसी के लिए। तो वो निकल नहीं पाई, और उनके जो फादर इन लॉ थे, ही स्टार्टेड रेपिंग हर, एंड शी कुड नॉट मूव आउट ऑफ दैट हाउस। और वो 3 बच्चों को पालने की वजह से वो सब कुछ सहन करती रही। बट अल्टीमेटली हमारी गाइडेंस से हमने उनको हेल्प किया, एंड हमने उनको सब एट्रॉसिटीज से निकाला, एंड नाउ शी इज़ एन इंडिपेंडेंट वुमेन एंड शी इज़ वर्किंग। बीइंग अ वुमेन, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन वुमेन्स को जो अभी भी डरी हैं, अभी भी सहमी हैं, अभी भी अत्याचार सहती है, अभी भी वायलेंस सहती है, अभी भी फाइनेंशियली जो है अपने फादर के ऊपर, बेटे के ऊपर या हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है? क्या कहेंगे ऐसी वुमेन्स को? तो मैं सबसे पहले तो हर वुमेन के लिए यही मैसेज बोलूँगी, मतलब हर लेडी को सबसे पहले तो 100% लिटरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड उसके बाद आप, इतने काम हैं आजकल, पहले की तरह नहीं है। मतलब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सो स्टार्ट वर्किंग। आप अपना कुछ काम कर सकते हैं, यू कैन वर्क समवेयर। सो इवन अ मेड, जो मैं कहती हूँ, जो मेड्स हमारे घर में आती हैं, वो भी 25-25, 30-30, 40-40 हज़ार कमा रही हैं। तो आपको सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, और उसके बाद यू हैव टू टेक नो नॉनसेंस ऑफ एनीबडी। मतलब चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके फादर हो, चाहे आपके ब्रदर हो, आपको किसी पे भी डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं है। भाई मेनली तो आप किस लिए डिपेंडेंट बनते हैं? बिकॉज आप फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ नहीं है, आप अर्न नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने लिए अर्न कर रहे हैं तो वो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आपको सोशल इंडिपेंडेंस भी देती है। और मैं दर्शकों को भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि 2 वुमेन्स बैठी हैं तो सिर्फ वुमेन्स की ही बात होगी, हम जेंट्स के बारे में भी ज़रूर यहाँ पर बात करेंगे। सपना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल बात ये भी रहती है, दिमाग में एक आती है, या हम जेंट्स की बात करें उनके आते हैं कि सारे लॉज जो है वुमेन्स के फेवर में हैं और हमारे लिए कोई लॉ नहीं बचता। या कई बार ऐसा होता है कि कोई डाउरी का केस या वायलेंस का केस जो है वो गलत डाल दिया जाता है वुमेन्स के थ्रू। क्या ऐसा भी होता है?
अब मैं एग्री करती हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ऐसा भी होता है कि लड़कियाँ काफ़ी मतलब जो फीमेल्स हैं दे आर हरासिंग देयर हस्बैंड्स एंड फॉल्स केसेस भी डलते हैं, बट मेल्स के पास भी बहुत सारे मतलब ऐसे एज सच लॉ एज पर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस वो भी डेफेमेशन केस डाल सकते हैं। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9, जिसमें आप बोल सकते हैं कि मैं अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ और ये मेरे ऊपर फॉल्स केस डाला हुआ है। आप कोर्ट में जाकर कुछ अपने एविडेंस के साथ आप वो एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप डेफेमेशन केस डाल सकते हैं। एज अ हस्बैंड आप पुलिस कंप्लेंट भी डाल सकते हैं अपनी वाइफ अगर आपके पास कुछ एविडेंस है। दूसरा, आप प्री नप्चुअल बॉन्ड बना सकते हैं अगर आपको लगता है कि भाई MOU साइन कर लीजिए या शादी से पहले, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग अब डरने लगे, लड़के अब शादियों से ही डरने लगे कि शादी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि या तो 498A डल जाएगा या डाउरी एक्ट में केस हो जाएगा और हम कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो मैं सारे ही लड़कों के लिए भी बोलूंगी, तो इट इज़ बेटर कि आप एक प्री नप्चुअल बॉन्ड साइन करें शादी से पहले, उसकी टर्म्स कंडीशन अप्रोच अ लॉयर और वो टर्म्स कंडीशन करें कि अगर वन फाइन डे अगर हम दोनों की नहीं बनती तो ये सारे टर्म्स कंडीशन होंगे जिसपे हम एक म्यूचुअल डिवोर्स ले लेंगे एंड कोई मड स्लिंगिंग नहीं होगी और कोई भी फॉल्स केस एक दूसरे के ऊपर नहीं डालेंगे। और अगर हम मेंस के ही इसमें थोड़ा सा अगर हम ऐड करें तो मेंस के लिए कोई ऐसा लॉ भी है या फिर ऐसा कोई सिस्टम है कि वो डायरेक्टली जो है अपनी वाइफ के साथ जो है, जो अगर नहीं रहना चाह रहे तो डायरेक्टली किस तरीके से वो अप्रोच करे, मतलब पूरा एक प्रोसेस अगर हम जानना चाहें। आपने कुछ एक्ट्स की बात करी और शायद इसके बारे में अभी भी लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो उसके ऊपर मैं जानना चाहूँगी कि एक्ट क्या है, ताकि जो हमारे दर्शक हैं या जो हम जेंट्स हैं या हम कहें कि पूरे भारतवर्ष में बहुत लोग परेशान हैं, उसके बारे में अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन दें। तो एज पर हिंदू मैरिज एक्ट डिवोर्स के 7 ग्राउंड्स होते हैं। 7 ग्राउंड तो ऑलरेडी कोर्ट ने हमको दिए हुए हैं। अगर आप नहीं रह सकते या नहीं रहना चाहते, फर्स्ट तो म्यूचुअल डिवोर्स तो है ही, वो बेस्ट है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वाइफ आपको डिवोर्स नहीं दे रही है तो आप क्रुएलिटी में डाल सकते हैं। अगर उनका किसी से सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है और आपके पास कोई प्रूफ है, शी इज हैविंग सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो भी मतलब आप डाल सकते हैं। फिर अगर कोई वीनरल डिजीज है उनको तो आप डाल सकते हैं। और अगर आपका वाइफ या हस्बैंड कोई भी, मतलब मैं इस तरह से बता रही हूँ, अगर आपकी वाइफ 7 इयर्स तक लापता हैं और नहीं मिल रही हैं तो भी आप केस डाल सकते हैं। तो देयर आर दीज ग्राउंड्स अगेंस्ट विच यू कैन फाइल अ डिवोर्स अगेंस्ट। एंड मेजरली जितने भी केसेस डलते हैं वो क्रुएलिटी में ज़रूरी नहीं है कि मारपीट ही हो, मेंटल हैरेसमेंट और जो टॉर्चर होता है, मेंटल टॉर्चर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज क्रुएलिटी। एंड मेजरली केसेस जो हस्बैंड्स हैं वो फाइल कर सकते हैं फॉर डिवोर्स अगेंस्ट देयर वाइफ। 7 ईयर्स की एक बात आपने अभी करी कि 7 ईयर्स के बाद अगर वाइफ या हस्बैंड लापता है तो हम तब भी फाइल कर सकते हैं। तो उस केस में क्या ऐसा भी होता है कि आप दूसरी मैरिज भी कर सकते हो कि वो आपकी मैरिज वैलिड नहीं रहती? 7 इयर्स तक क्या होता है कि एज पर लॉ हम लोग ये मानते हैं कि द पर्सन, पब्लिकेशन होगा ऑब्वियसली न्यूज़पेपर में सब जगह, जिससे कि वो अवेयरनेस हो जाए, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो आए उनकी वाइफ जहाँ भी है। लेकिन एज पर लॉ हम समझते हैं मतलब मे बी शी इज़ नॉट अवेलेबल या डेड है या पता नहीं क्या है, तो देन एक्स पार्टी डिवोर्स मिल जाता है। मतलब आप कंटेस्टेड डिवोर्स डालेंगे लेकिन दूसरी पार्टी को 2 बार नोटिस जाएगा, पब्लिकेशन होगा न्यूज़पेपर में। अगर वो फिर भी नहीं आते हैं तो फिर एक्स पार्टी, मतलब बिना दूसरी पार्टी के आए ही आपको डिवोर्स ग्रांट हो जाएगा और उसके बाद आप लीगली दूसरी शादी कर सकते हैं। और 7 ईयर की ही अगर हम बात करें तो दिमाग में आता है कि डाउरी के बारे में भी बात की जाती है कि 7 साल के बाद आप डाउरी का केस नहीं डाल सकते। इज इट अ ट्रू थिंग या फिर ये भी, क्योंकि जब हम वर्ड ऑफ माउथ है ना कि पूरा सुनते रहते हैं तो हमें कई बार क्लियर आउट नहीं होती चीज़ें, तो दर्शकों के माध्यम से ये मैं चीज़ आपके थ्रू आपको पूछना चाह रही हूँ। तो आजकल गूगल से और से बहुत सारी नॉलेज हम लोगों को मिल जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। डाउरी एक्ट के अगेंस्ट आप आफ्टर 7 इयर्स भी डाल सकते हैं, बट डाउरी एक्ट अलग है। डाउरी एक्ट का मतलब जो आईपीसी में भी, जैसे अगर डाउरी डेथ होती है तो 304 में भी डल सकता है अगर किसी ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया बिकॉज ऑफ डाउरी एक्ट। एंड मतलब फैक्ट्स एंड एविडेंस ऑब्वियसली वो आपको डालना पड़ता है, बट ऐसा कोई भी ये नहीं है कि आप 7 इयर्स के बाद नहीं डाल सकते। 498A सेक्शन है आईपीसी का, विच इज क्रुएलिटी बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स, तो आप वो डाल सकते हैं। बट वो मेजरली 7 इयर्स तक बहुत स्ट्रांग होता है, बट आप 7 इयर्स के बाद भी डाल सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंस है तो।
सपना जी, एक ये भी इशू रहता है, या फिर हम काफ़ी सारे केसेस में भी सुनते हैं कि हस्बैंड ने केस जो है वो बॉम्बे में डाल दिया, वाइफ को बार बार विजिट करना पड़ता है, या फिर वाइफ ने डाल दिया अलग लोकेशन पे। लोकेशन वाइज अगर हम गैप देखें वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो अप एंड डाउन नहीं कर पाते। तो कुछ ऐसा भी हमारे लॉ में है कि हम एक जगह कुछ कर सके या कुछ ऐसा? तो सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी अगर आपका एक ही स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में केस डला है तो आपको हाई कोर्ट अप्रोच करना पड़ता है। एज अ फीमेल, एज अ वाइफ, आप हाई कोर्ट में केस मतलब डाल सकते हैं पिटिशन सेइंग कि मैं यहाँ रहती हूँ और मैं बच्चे के साथ वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ फ्रीक्वेंटली, तो ये केस को यहाँ ट्रांसफ़र किया जाए। तो जजेस एंड आर कोर्ट्स आर कंसिडरिंग दिस और वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फिर आपको वर्चुअली अपीयर होने का भी वो दे देते हैं, प्रावधान है, मतलब आप वर्चुअली अपीयर हो सकते हैं। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में अगर एक स्टेट में केस डला है, सपोज महाराष्ट्र में केस डला है और आप गुड़गांव में, हरियाणा में रहते हैं, एंड मेजरली अगर बच्चा है आपके साथ, या इफ द वुमेन इज वर्किंग बट शी इज नॉट अर्निंग दैट मच कि वो हर बार जाकर वहाँ पर केस को अटेंड करे, तो आप सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाल सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ये कंसिडर करते हैं, मतलब आर कोर्ट्स आर वेरी कंसिडरेट, वो ट्रांसफ़र हो जाता है केस। और कई बार ये भी बोलते हैं, मतलब ये ऑर्डर भी होता है कि जो लेडी है उनको अगर आसपास है तो जाने आने का भी एक्सपेंसेस दिया जाता है। अदरवाइज बच्चा है तो वो मेजरली केस ट्रांसफ़र हो जाता है वेदर वाइफ इज लिविंग। अंत में जो है बहुत अच्छा ये सेशन रहा सपना जी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी गई। आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि लॉ जो है हमारे लिए बना हुआ है और बहुत अच्छी चीज़ें हमें बताता है, सिखाता है, बट इसके ऊपर ट्रस्ट हमें ही करना पड़ता है और सही गाइडेंस की जो है वो हमें आवश्यकता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे अंत में हमारे व्यूवर्स को आप? सबसे पहले तो मैं सभी के लिए कहूँगी कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने हमें सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो हमें अपने राइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, बट ड्यूटीज़ भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं। और मैरिजेस के लिए भी मैं यही बोलूँगी कि मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है। एज़ पर हिंदू मैरिज एक्ट कोई भी मैरिज हो, आप उसमें एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ रहता है, तो हमारे डिवोर्सेस को हमें कम करना चाहिए एज अ सोसाइटी। आई थिंक वो हमारे बच्चों पे बहुत अफेक्ट करता है। जिस शादी में बच्चे होते हैं, मेजर साइकी बच्चों की अफेक्ट होती है, और बेटर होगा कि अगर हम मतलब डिवोर्सेस कम हो और हम आगे इस तरफ बढ़ें कि हमारे डिवोर्स कम हो और एडजस्टमेंट्स हों, और हम मतलब इट शुड बी अ हैप्पी सोसाइटी मेजरली। थैंक यू सो मच सपना जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट सपना मलिक जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ें आज हमने आपको बताने का एक ज़रिया निकाला, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत कम है। हम आज के डेट में गूगल तो टाइप कर लेते हैं, गूगल के ऊपर सारी चीज़ें भी पढ़ लेते हैं, कई हद तक वो सही भी होती हैं, बट सही इन्फॉर्मेशन वही आपको दे सकता है जो उस चीज़ के अंदर हो, या उन चीज़ की नॉलेज हो, या वही उनका प्रोफेशन हो। तो इसीलिए आज का ये सेशन हम आपके लिए लेकर आए थे। बट हाँ, जिस तरीके से सपना जी ने कहा, सोसाइटी को जोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट कहीं ना कहीं अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस गलत को सहना भी उतना ही गलत है, क्योंकि अगर दूसरा आपके साथ गलत कर रहा है तो आप अगर अपने आप को नहीं बचा रहे तो आप भी अपने साथ गलत कर रहे हैं। बट सोसाइटी में ये सब कुछ हो रहा है, बट आपको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और इन सब को जानने की, अच्छी गाइडेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वायरल सच इसी तरीके से प्रयास करता रहेगा कि कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज़ आपके साथ शेयर करें। अगर आप भी सपना जी से कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस चाहिए आपको, तो आप हमें नीचे कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा।